Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss important articles from the Hindu newspaper. The first article is about India's foreign policy. First point, Indian seafarer need global protection. India must ensure the safety and welfare of its seafarer not only within its border but also while they are working on foreign flagship across the world. सीफेरर मतलब वो लोग कि जो मर्चेंट शिप पर काम करते हैं और दुनिया भर में कार्गो, ऑयल, गैस और गुड्स को एक तरफ से मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक पहुंचाते हैं। तो बहुत से इंडियन सीफेरर्स फॉरेन फ्लैग्ड शिप यानी दूसरे कंट्री में रजिस्टर्ड शिप्स पर काम करते हैं और इसलिए सिर्फ इंडिया के अंदर उनकी सेफ्टी काफ़ी नहीं है। अगर वो रेड सी, ब्लैक सी या किसी और कंट्री के वाटर्स में भी काम कर रहे हैं तब भी इंडिया को उनकी सिक्योरिटी और वेलफेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। इसके लिए इंडिया को दूसरे कंट्रीज़ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ाना होगा, इंक्रीज़ करना होगा। सेकेंड पॉइंट, राइजिंग रिस्क इन कॉन्फ्लिक्ट जोन। सिंस द वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट intensified February 2025 onwards, several Indian seafarers have lost their lives while many others have been injured or stranded due to attack on commercial ships. Second point, they often become unitent victims despite having no role in the conflict. फरवरी 2025 के बाद वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा सीरियस हो गया है और इसी वजह से कॉमर्शियल शिप्स पर मिसाइल अटैक्स, ड्रोन अटैक्स और हाईजैकिंग के केसेस भी बढ़े हैं और कई इंडियन सीफेरर की डेथ भी हो गई है और कई इंजर्ड हुए हैं। कुछ लोग शिप्स पर ही फंस गए हैं और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सीफेरर किसी वॉर का पार्ट नहीं होते, फिर भी वो इनोसेंट विक्टिम्स बन जाते हैं और इसी वजह से इमरजेंसी इवैक्यूएशन और सेफ्टी प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है। थर्ड पॉइंट, India's growing maritime workforce. India has around 3.2 lakh seafarer June 2025. According to the 2026 Seafarer Workforce Report, India is the world second largest supplier of seafarer after the Philippines, contributing over 12% of the global workforce. जून 2025 तक इंडिया के पास लगभग 3.2 लाख सीफेरर्स थे। 2026 सीफेरर वर्कफोर्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ सीफेरर है और सिर्फ फिलीपींस इंडिया से आगे है। दुनिया के टोटल सीफेरर में 12% से ज़्यादा इंडियंस हैं। मतलब ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री इंडिया के ट्रेंड मैन पावर पर काफ़ी डिपेंड करती है। फोर्थ पॉइंट, a unique workforce. Seafarers work internationally without permanently living abroad. Their workforce keep changing as ships move across different countries and legal jurisdictions. सीफेरर की जॉब दूसरी जॉब से अलग होती है। ये परमानेंटली किसी फॉरेन कंट्री में नहीं रहते लेकिन उनका काम इंटरनेशनल वाटर्स में ही होता है और आज शिप सिंगापुर में हो सकता है, कल यूएई और परसों यूरोप। इसलिए हर कंट्री के अलग लॉज और लीगल सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है और इसकी वजह से उनकी लीगल प्रोटेक्शन भी कॉम्प्लिकेटेड होती है। 5 पॉइंट, नीड फॉर रियल लाइफ time tracking. First point, India requires a permanent system to identify and monitor Indian seafarers during emergencies instead of reacting only after crisis occur. पहले गवर्नमेंट को इमरजेंसी के बाद पता चलता था कि कौन सीफेरर किस शिप पर है। अब ज़रूरत है रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम की। सिस्टम से गवर्नमेंट को हर वक्त पता रहेगा कि इंडियन सीफेरर किस लोकेशन पर है। अगर वॉर, प्राइवेसी या एक्सीडेंट हो जाए तो रेस्क्यू और इवैक्यूएशन जल्दी हो सकेगा। 6 पॉइंट, हाई नंबर ऑफ abandoned seafarer. International Transport Workers Federation data shows that 1,125 Indian seafarers were abandoned in 2025, the highest number of recorded for any country. कभी कभी शिप ओनर्स सैलरी नहीं देते हैं और शिप्स को बीच समुंदर या पोर्ट पर छोड़ देते हैं। इस सिचुएशन को
अबंडन कहते हैं। ITF के डेटा के हिसाब से 2025 में 1125 इंडियन सीफेयर अबंडन हुए, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा था। और ऐसे केसेस में वर्कर्स को सैलरी, फूड और घर वापस आने में प्रॉब्लम बहुत होती है और इसलिए स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल एक्शंस की ज़रूरत है। 7th पॉइंट, गवर्नमेंट सीफेयर इंडियाज़ फर्स्ट रिस्पॉन्स। India has introduced the Seafarer First Response Initiative. Key features include tracking Indian seafarer in conflict regions, monitoring ship threats and crew welfare, assigning a liaison officer to every affected family. इंडिया ने सीफेयर फर्स्ट रिस्पांस इनिशिएटिव शुरू की है। इसके मेन फीचर है कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में इंडियन सीफेयर्स की ट्रैकिंग, शिप थ्रेट्स और क्रू वेलफेयर की कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग। हर इफेक्टेड फैमिली के लिए एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है जो गवर्नमेंट और फैमिली के बीच कम्युनिकेशन मेंटेन करता है और इससे इमरजेंसी रिस्पांस पहले से ज़्यादा फास्ट और ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। 8th point, maritime threats are expanding. Risk now extended beyond West Asia. The Red Sea, Black Sea, Gulf of Aden and parts of West Africa continue to face missile attack, drones and naval mines, piracy and hostage situation. पहले डेंजर से वेस्ट एशिया तक लिमिटेड था, अब रेड सी, ब्लैक सी, गल्फ ऑफ एडन और वेस्ट अफ्रीका में रिस्की रीजन्स बन गए हैं। इन एरियाज़ में मिसाइल अटैक्स, ड्रोन्स, नेवाल माइंस, पायरेसी और हॉस्टेज सिचुएशन का रिस्क भी इंक्रीज़ हो गया है और इसलिए मर्चेंट शिप को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के साथ ट्रैवल करना पड़ता है। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। फर्स्ट, UNCLOS 1982, Global Legal Framework Governing Oceans, guarantees freedom of navigation and transit passage through international straits. इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी है। इसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ओशंस भी कहा जाता है और ये बताता है कि कंट्रीज़ ओशन का यूज़ कैसे करेंगी और ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और इंटरनेशनल स्टेट से फ्री पैसेज का राइट देता है। सेकेंड, मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन MLC 2006, adopted under the International Labour Organization, known as the Seafarer Bill of Rights, ensure decent working condition, health protection, welfare and repatriation rights. ILO ने इसे बनाया है, इसे सीफेयर बिल ऑफ राइट्स भी कहते हैं। ये इंश्योर करता है कि सीफेयर को प्रॉपर सैलरी, वर्किंग कंडीशन, हेल्थ केयर, एकोमोडेशन और घर वापस भेजने मतलब पेट्रेशन का राइट मिले। थर्ड, STCW कन्वेंशन 1978 सेट्स मिनिमम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर द ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग ऑफ सी फेयरर। फुल फॉर्म इसका स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग। ये डिसाइड करता है कि सी फेयरर को मिनिमम ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन कैसे मिलेगी और इसका पर्पस है मैरीटाइम सेफ्टी इम्प्रूव करना। 4th पॉइंट, SOLAS Convention 1974, administered by the International Maritime Organization, which is IMO, prescribe global safety standards for merchant ship. फुल फॉर्म है इसका सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। IMO के अंडर आता है और ये मर्चेंट शिप को सेफ्टी स्टैंडर्ड फिक्स करता है। फायर सेफ्टी, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट और इमरजेंसी रूल्स इसी के अंडर आते हैं। नेक्स्ट, SASR कन्वेंशन 1979, कोऑर्डिनेट्स इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, ensure assistance to people in distress at sea regardless of location. फुल फॉर्म है इसका सर्च एंड रेस्क्यू कन्वेंशन। अगर किसी शिप को एक्सीडेंट हो या कोई पर्सन सी में डिस्ट्रेस में हो तो इंटरनेशनल रेस्क्यू ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट करता है और इसका मेन एम है लाइफ सेव करना, चाहे विक्टिम किसी भी कंट्री का हो। 6, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958, इंडियाज़ प्राइमरी लॉ रेगुलेटिंग इंडिया मर्चेंट वेसल सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। ये इंडिया का मेन शिपिंग लॉ है। मर्चेंट शिप्स की रजिस्ट्रेशन, सेफ्टी स्टैंडर्ड और सी फेरर के एम्प्लॉयमेंट रूल इसी एक्ट के अंदर आते हैं। 7th,
Directorate General of Shipping (DGS), apex maritime regulatory body under the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, oversees merchant shipping, vessel certification and seafarer employment. ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज के अंडर काम करता है। इंडिया की मर्चेंट शिपिंग को रेगुलेट करता है। शिप्स के सर्टिफिकेशन, सीफेयर की सर्टिफिकेशन और एम्प्लॉयमेंट को मॉनिटर करता है। 8 इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन, हेडक्वार्टर इन गुड़गांव, फैसिलिटीज़ मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, रियल टाइम थ्रेट मॉनिटरिंग एंड इंटेलिजेंट शेयरिंग अमंग पार्टनर कंट्रीज़। इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। ये इंडियन ओशन में मैरीटाइम सिक्योरिटी मॉनिटर करता है, डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ इंटेलिजेंस शेयर करता है, पायरेसी, सस्पिशियस शिप्स और मैरीटाइम थ्रेट्स पर रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, करंट अफेयर वैल्यूज एडिशन। मैरीटाइम सिक्योरिटी हैज़ बिकम अ मेजर प्रायोरिटी ड्यू टू कंटिन्यूइंग स्टेबिलिटी इन द रेड सी एंड नियर बाय सी लेन्स। रेड सी और नियर बाय सी रूट्स में इंस्टेबिलिटी के कारण मैरीटाइम सिक्योरिटी इंडिया के लिए टॉप प्रायोरिटी बन चुकी है। सेकेंड पॉइंट, इंडिया इज स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट इट ओवरसी मैरीटाइम वर्कफोर्स एंड इम्प्रूव क्राइसिस रिस्पांस। इंडिया अपने ओवरसी सी फेयर की सेफ्टी के लिए नए ट्रैकिंग सिस्टम को और इमरजेंसी रिस्पांस मैकेनिज्म डेवलप कर रहा है। थर्ड, सेफ सी रूट रिमेन क्रिटिकल फॉर इंडिया ट्रेड, एनर्जी इंपोर्ट्स एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। सेफ सी रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का लगभग 95% ट्रेड वॉल्यूम और एनर्जी इंपोर्ट्स का बड़ा हिस्सा ओशन रूट से ही होता है, और अगर सी रूट अनसेफ हो जाए तो इंडिया की इकोनॉमी, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट्स और एनर्जी सिक्योरिटी पर सीधा इसका इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट the dengue vaccine. First point, affordable dengue vaccination is essential. India should ensure that the dengue vaccine is affordable, especially for people living in the high-risk areas where dengue outbreaks are frequent. डेंगू इंडिया में हर साल लाखों लोगों को इफ़ेक्ट करता है, स्पेशली मानसून के टाइम। वैक्सीन तभी सक्सेसफुल होगी जब हर आम आदमी, स्पेशली हाई रिस्क एरिया जहाँ डेंगू ज़्यादा होता है, इससे अफोर्ड कर सके। अगर वैक्सीन बहुत महंगी होगी तो जो पुअर और वनरेबल लोग इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, इसलिए गवर्नमेंट को सब्सिडी या पब्लिक वैक्सीनेशन प्रोग्राम के थ्रू वैक्सीन को अफोर्डेबल बनाना चाहिए। सेकेंड, हिस्टोरिक अप्रूवल ऑफ क्यूडेंगा। CDSCO has approved, marking India's first approved dengue machine. The vaccine has already been licensed in 40 plus countries and has received WHO pre-qualification supporting its global use. ये इंडिया की पहली अप्रूव्ड डेंगू वैक्सीन बन गई है और इससे CDSCO सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने भी अप्रूवल दे दिया है, और ये वैक्सीन पहले से ही 40 प्लस कंट्रीज़ में अप्रूव्ड है और इससे WHO प्री क्वालिफिकेशन भी मिली हुई है। मतलब WHO ने किसकी क्वालिटी, सेफ्टी और इफ़ेक्टिवनेस को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से एक्सेप्टेबल माना है, और इस अप्रूवल के बाद इंडिया डेंगू प्रिवेंशन में एक बड़ा स्टेप आगे बढ़ा है। थर्ड, डेंगू इज एक्सपैंडिंग बियॉन्ड सिटीज़. Aedes mosquitoes are increasingly spreading into semi-urban and rural regions, making mosquito control more difficult. This highlights the growing need for vaccination along the vector control measure. पहले डेंगू मोस्टली बड़े सिटीज़ तक लिमिटेड था, अब एडीज मॉस्किटोज सेमी अर्बन और रूरल एरियाज़ में भी तेज़ी से फैल रहा है। इसका रीज़न क्लाइमेट चेंज, वाटर स्टोरेज और अर्बनाइजेशन है, इसलिए सिर्फ सिटीज़ नहीं, विलेज में भी वैक्सीनेशन और मॉस्किटोज कंट्रोल की ज़रूरत है। फोर्थ पॉइंट, 4 डेंगू सेरोटाइप्स मेक प्रोटेक्शन डिफ़िकल्ट. डेंगू हैज़ 4 वायरस सेरोटाइप्स: DNV1, DNV2, DNV3 and DNV4. Infection with one type does not provide complete protection against the others. A second infection with a different serotype can lead to more severe dengue due to antibody dependent enhancement. डेंगू वायरस के 4 सेरोटाइप्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, और अगर किसी को DNV1 हुआ है तो उसे सिर्फ DNV1 के अगेंस्ट इम्यूनिटी मिलती है, बाकी 3 टाइप्स के अगेंस्ट कंप्लीट प्रोटेक्शन नहीं मिलती। अगर बाद में किसी और स्टेरोटाइप्स का इन्फेक्शन हो जाए तो डिजीज़ और सर्व हो सकती है।
एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हेंसमेंट, ये क्या होता है? तो पहली इन्फेक्शन की एंटीबॉडीज़ कभी कभी दूसरी इन्फेक्शन को रोकने के बजाय वायरस को बॉडी में और ईजिली एंटर करने के लिए हेल्प कर देते हैं, और इस प्रोसेस को एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हेंसमेंट ADE कहते हैं। और इसी वजह से सेकेंड डेंगू इन्फेक्शन डेंजरस हो सकती है और डेंगू हीमोरागिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम का रिस्क बढ़ जाता है। 5 पॉइंट एडवांटेज ऑफ क्यूडेंगा। Unlike the earlier dengue vaccine, this vaccine can be administered without screening for previous dengue infection, making vaccination easier. पहले डेनवैक्सिया वैक्सीन देने से पहले ब्लड टेस्ट करके देखना पड़ता था कि पर्सन को पहले डेंगू हुआ था या नहीं, लेकिन क्यूडेंगा को देने के लिए पहले डेंगू इन्फेक्शन का स्क्रीनिंग टेस्ट ज़रूरी नहीं है। इससे वैक्सीनेशन प्रोसेस सिंपल, फास्ट और लार्ज स्केल प्रोग्राम्स के लिए ईजी हो जाता है। 6 uneven protection across serotypes. Qdenga provides its strongest protection against DNV2 followed by DNV1. Protection against DNV3 and 4 is less certain in people who have never had dengue. क्यूडेंगा हर स्टेरोटाइप्स के अगेंस्ट इक्वल प्रोटेक्शन नहीं देती। सबसे अच्छी प्रोटेक्शन DNV2 के अगेंस्ट मिलती है, उसके बाद 1 के अगेंस्ट, लेकिन DNV3 और 4 के अगेंस्ट प्रोटेक्शन कंपैरेटिवली कम है, स्पेशली उन लोगों में जिनको कभी डेंगू नहीं हुआ है। इसलिए रिसर्च और मॉनिटरिंग अभी भी कंटिन्यू करनी होगी। 7 राइजिंग कंसर्न ओवर DNV3. Although DNV2 remains common in India, DNV3 cases are increasing, making continuous disease surveillance important. इंडिया में ट्रेडिशनली DNV2 सबसे कॉमन था, लेकिन अब DNV3 का केसेस बढ़ने लगे हैं, इसलिए हेल्थ अथॉरिटीज़ को कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर करना होगा कि कौन सा सेरोटाइप ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, और इस प्रोसेस को डिजीज़ सर्विलांस कहते हैं। 8 पॉइंट cost could limit access. The vaccine may remain expensive for vulnerable population. Government support and price negotiation are important to improve access for low income communities. अगर वैक्सीन की प्राइस ज़्यादा हुई तो लो इनकम फैमिलीज़ इससे नहीं लगवा पाएंगी, इसलिए गवर्नमेंट को कंपनीज़ के साथ प्राइस नेगोशिएशन करनी चाहिए। सब्सिडी और पब्लिक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के थ्रू वैक्सीन अफोर्डेबल बनाना ज़रूरी है। 9th, vaccination alone is not enough. Dengue control should combine vaccination, mosquito breeding control, public awareness, strong disease surveillance. सिर्फ वैक्सीन से डेंगू कम्प्लीटली कंट्रोल नहीं होगा, इसके साथ साथ ये स्टेप भी ज़रूरी है, लाइक वैक्सीनेशन इन्फेक्शन का रिस्क कम करेगी, मॉस्किटो ब्रीडिंग कंट्रोल, घर के आसपास पानी जमा ना होने देना, लार्वा डिस्ट्रॉय करना, पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को डेंगू प्रिवेंशन के बारे में एजुकेट करना, डिजीज़ सर्विलांस, डेंगू केसेस और वायरस सेरोटाइप्स की रेगुलर मॉनिटरिंग करना, और डेंगू कंट्रोल के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच सबसे इफ़ेक्टिव होता है। Next, important organization, Center Drug Standard Control Organization, India's national regulator for drugs, vaccines, medical devices and cosmetics, responsible for approving new medicine and ensuring their quality and safety, functions under the Ministry of Health and Family Welfare. CDSCO इंडिया का नेशनल ड्रग रेगुलेटर है। ये ड्रग्स, वैक्सीन, मेडिकल डिवाइस और कॉस्मेटिक की क्वालिटी और सेफ्टी चेक करता है। किसी भी नई वैक्सीन या मेडिसिन को मार्केट में लॉन्च करने से पहले अप्रूवल इसी ऑर्गेनाइजेशन से लेना पड़ता है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर काम करता है। सेकेंड, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हेड्स द CDSCO, ग्रांट्स अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग्स, वैक्सीन एंड क्लिनिकल ट्रायल्स इन इंडिया। DCGL CDSCO का हेड होता है, और ये नए ड्रग्स, वैक्सीन और क्लिनिकल ट्रायल्स को अप्रूवल देता है। इंडिया में किसी भी न्यू वैक्सीन के फाइनल रेगुलेटरी अप्रूवल DCGI के थ्रू ही होती है। थर्ड, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, द प्राइमरी लॉ regulating the manufacture, sale, import and quality of drugs and cosmetic in इंडिया। ये इंडिया का मेन लॉ है जो ड्रग्स और कॉस्मेटिक को रेगुलेट करता है। इसके अंडर मेडिसिन्स के मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, सेल और क्वालिटी स्टैंडर्ड डिसाइड किए जाते हैं, और इस लॉ का मेन पर्पस पब्लिक को सेफ़ और क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड करना। करंट अफेयर्स। फर्स्ट, डेंगू continues to be a major public health challenge due to climate change, rapid urbanization and expanding mosquito habitat.
क्लाइमेट चेंज के कारण रीज़न टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न्स बदल रहे हैं, जिससे मॉस्किटोज़ की ब्रीडिंग एरियाज़ भी बढ़ रहे हैं। सेकेंड, इंडिया से स्ट्रेंथनिंग वैक्सीनेशन सर्विलांस एंड वेक्टर कंट्रोल प्रोग्राम टू रिड्यूस डेंगू रिलेटेड इलनेस एंड डेथ। रैपिड अर्बनाइजेशन और वाटर लॉगिंग की वजह से डेंगू और तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। थर्ड, experts emphasize that early diagnosis, affordable vaccination and community participation are essential for effective dengue prevention। इसलिए इंडिया वैक्सीनेशन के साथ साथ वेक्टर कंट्रोल, डिजीज़ सर्विलांस और पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम को भी स्ट्रेंथ कर रहा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अर्ली डायग्नोसिस, अफोर्डेबल वैक्सीनेशन और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के बिना डेंगू को इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं किया जा सकता है।